Unacademy. Let's crack it. Hi friends, welcome to Rankers Avenue. This is Nikita Goyal. I secured All India Rank 8 in NEET 2017. Currently, I am in final year at Maulana Azad Medical College, Delhi. Today, I will be talking about mock strategy 2 months before the NEET exam. So I know कि last 2 months is very crucial time for your NEET preparation. If you have अगर आप इन 2 महीनों में अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लेते हैं and you collect all of your revision, all of your notes and you give maximum mock test possible, so it's easy to get a good rank. If you fail to effectively use your last 2 months, so all of your effort which you have put in the first 2 years will go wasted. पूरी 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी अगर आप लास्ट 2 मंथ्स में प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे. सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस 2 मंथ्स कि इसमें आपको क्या क्या करना है, हाउ टू गिव मॉक टेस्ट एंड हाउ टू एनालाइज देम. Also, I will be sharing my own personal experience which I used during my own NEET exam preparation. So, before we begin, please make sure you hit the bell icon and also like and subscribe button so you do not miss any of our future sessions. Also, you can share this session with your friends by clicking on the subscribe button. So, let's begin. First of all, what is a mock exam? मॉक एग्ज़ाम क्या है कि 3 घंटे का एग्ज़ाम है जो आपका प्रॉपर नीट एग्ज़ाम है, उसका सिमुलेशन है. सो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि आप ये 3 घंटे के एग्ज़ाम्स क्यों दें. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम इन टाइम मैनेजमेंट. उनका टाइम मैनेजमेंट में इश्यूज़ रहते हैं. दे फेस इश्यूज़ इन नेगेटिव मार्किंग. दे फेस इश्यूज़ कि उनको थ्योरेटिकल नॉलेज अप्लाई नहीं हो रहा. दे आर अनेबल टू सॉल्व द MCQs बट दे नो द थ्योरी बिहाइंड इट. So all of these issues are you are able to tackle it once you give mock exams, because at the end you have to solve the test only. अगर आप मॉक एग्ज़ाम्स दोगे तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आएंगी कि कैसे करना है. सो इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा एंड यू विल गेट गुड स्कोर इन द नीट एग्ज़ाम. So how to approach a mock exam? In last 2 months, what I would suggest is कि आप एक हफ्ते में मिनिमम 2 एग्जाम्स तो देंगे ही. इन 2 महीनों में आपका क्या है कि आपका सिलेबस हो चुका है. So what you have to do is you just have to focus on revision and mock tests. तो रिवीजन का क्या सीन है कि आपने नोट्स जितने बना रखे हैं, आपने अपनी जो बुक्स आपने पहले सॉल्व कर रखी हैं या फिर आपने अगर नीट NCERTs फॉलो करी हैं या जो भी आपने मटेरियल आपने यूज़ करा है, तो जस्ट यू हैव टू स्टिक टू दैट मटेरियल एंड उसी को ही हमने लास्ट 2 मंथ्स में रिवाइज करना है. मेक श्योर कि आप कोई भी न्यू टॉपिक्स, कोई फैंसी टॉपिक्स जो आपने पहले नहीं करे तो उनको टच नहीं करना इन 2 महीनों में. इन 2 महीनों में हमें सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है. जितने भी हमारे नोट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करना है एंड वी हैव टू गिव मिनिमम 2 मॉक टेस्ट बिफोर इन ईच वीक. हमें एक हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं. तो मॉक टेस्ट कैसे देना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप घर पे मॉक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप प्रॉपर 3 घंटा निकाल के टेस्ट देंगे. इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं लेना. आपको टेस्ट वैसे ही देना है जैसे आपका नीट एग्ज़ाम होगा. आप क्या करिए कि मेक श्योर कि आप जैसे नीट एग्ज़ाम आपका सुबह होगा तो आप टेस्ट कोशिश करिए कि सुबह ही दें, क्योंकि आपको चाहिए कि आपका दिमाग सुबह एक्टिव हो. ऐसा ना हो कि आप फाइनल एग्ज़ाम वाले दिन आपका दिमाग चल ही नहीं पा रहा इन मॉर्निंग. सो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड अकॉर्डिंग टू दैट. तो आप सुबह एक टेस्ट दीजिए, मॉक एग्ज़ाम जो भी आपको देना है, एंड 3 घंटे में कोई ब्रेक नहीं लेना. अपने आपके डेस्क पे कोई भी सेपरेट बुक्स नहीं होनी चाहिए, कुछ भी खुला नहीं होना चाहिए. सिर्फ जो रफ शीट आपको सॉल्व करनी है या फिर एंड OMR शीट, बस ये चीज़ें होनी चाहिए. ऑल्सो अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए कि डोंट डिस्टर्ब मी ड्यूरिंग दीज 3 आवर्स एंड यू हैव टू प्रॉपरली गिव द एग्ज़ाम इन अ सीरियस नोट. ओके. एंड OMR शीट का बहुत इंपॉर्टेंट है कि OMR शीट आपको मॉक एग्ज़ाम के साथ हमेशा फिल करना है. तो
OMR शीट आप मार्केट से ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, या फिर आप इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए। तो हर मॉक एग्जाम के साथ आपको 180 क्वेश्चंस के जो भी हैं आपको पूरी OMR शीट पे सर्कल्स फिल करने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी फाइनल डे कोई भी गलती नहीं होगी OMR शीट फिल करने में। तो आपको पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए कैसे आपको OMR शीट फिल करनी है, कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है। जिससे क्या होता है कि मेरी अपनी स्ट्रेटजी क्या थी, आई यूज टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बिफोर हैंड एंड उसके बाद मैं सारी OMR शीट एक साथ फिल करती थी। तो ये हर किसी की अपनी स्ट्रेटजी है, यू हैव टू फाइंड योर ओन वे। आप देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट काम करता है। आप देखिए कि कई लोग होते हैं कि हर क्वेश्चन के बाद आप OMR फिल कर रहे हैं, या फिर यू आर फिलिंग इट आफ्टर एवरी 10 क्वेश्चंस, या फिर यू आर फिलिंग आफ्टर एवरी ईच सब्जेक्ट, और यू कैन डू इट कलेक्टिवली। आप पूरे 180 की 180 क्वेश्चंस एक साथ फिल कर रहे हैं। आप 2-3 स्ट्रेटजीज ट्राई करके देखिए मॉक एग्जाम में एंड सी कि आपके लिए कौन सी बेस्ट वर्क कर रही है एंड फॉलो दैट स्ट्रेटजी। सो नाउ लेट्स कम टू हाउ टू एनालाइज द एग्जाम। ऐसा है कि एग्ज़ाम तो आपने दे दिया, अगर आपने उसको उसके बाद एनालाइज नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आपने एग्ज़ाम दे दिया, मेक श्योर कि आप वो सेम एग्ज़ाम दोबारा उसी दिन पूरा का पूरा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 180 के 180 क्वेश्चंस आप दोबारा सॉल्व करेंगे ऑन अ सेपरेट नोटबुक। तो क्या होगा कि इसमें 2 चीज़ें निकलेंगी। कुछ क्वेश्चंस तो होंगे जो आपके सही हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके गलत हुए हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हुए। जो तो आपके क्वेश्चंस सही हुए हैं, जब आप उनको दोबारा सॉल्व करेंगे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने ये स्ट्रेटजी यूज़ करी थी, या इसके पीछे ये रीज़न था, मैंने ये आंसर इसलिए मार्क किया था, या फिर आपकी स्पीड इंक्रीज होगी कि हाँ इसको मैंने ऐसे अप्रोच करना है। तो दोबारा सॉल्व करने से आपकी स्पीड इंक्रीज होगी और गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चंस आते हैं कि जो आपसे सॉल्व नहीं हुए, तो देखिए कि मेरे से ये क्वेश्चंस क्यों नहीं सॉल्व हुए। तो क्या रीज़न हो सकता है? एक तो हो सकता है कि आपने वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज नहीं किया हुआ, या फिर आपको उनमें दिक्कत आ रही है। तो अगर वो न्यूमेरिकल्स हैं तो मेक श्योर कि उसके मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करिए कि मेरा ये वीक टॉपिक है तो आई हैव टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल्स, और मैं उससे प्रैक्टिस करूं कि मेरे क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो। और अब गलती का क्या है कि क्वेश्चन अगर गलत होता है उसको नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं लेना। उसको ऐसा नहीं लेना कि हाँ यार मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर मेरा रैंक अच्छी नहीं आ रही मॉक एग्जाम्स में। डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। कई बार क्या होता है, बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हाँ उनके एग्जाम्स में मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं तो अगला एग्जाम दूंगा ही नहीं। तो क्या फ़ायदा आपका पढ़ेगा? 2 साल आपके पढ़े बिल्कुल वेस्ट हो गए अगर आप मॉक एग्ज़ाम्स नहीं दोगे। मॉक एग्ज़ाम्स को बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेना है कि हाँ ठीक है मैंने 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड आई विल मेक श्योर कि ये 180 क्वेश्चंस अगर मुझे दोबारा दिख जाएं, मैंने ये क्वेश्चंस गलत नहीं करने। टेक इट इन दिस वे कि हाँ मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, अच्छा है मुझे पता चल गया कि मेरी ये गलती थी, अच्छा है कि मुझे पता चल गया मेरे ये वीक टॉपिक्स हैं, या मेरी गलती इस वजह से हो रही है, या फिर मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। और सिली मिस्टेक्स का क्या है कि सिली मिस्टेक्स तो सबसे होती हैं, तो इनको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जब भी आपने मॉक एग्जाम दिया और आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, जितनी भी आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं उनको एक अलग से एक नोटबुक लगा लो और सब सिली मिस्टेक्स उसमें पेन डाउन करते जाओ जैसे जैसे आपके मॉक एग्जाम्स हो रहे हैं। एंड उस सिली मिस्टेक्स वाली नोटबुक को डेली रिवाइज करना है। जो भी आपकी सिली मिस्टेक्स की अलग से नोटबुक है, यू हैव टू रिवाइज इट डेली। आप देखिए कि हाँ मेरी ये गलती ऐसे हुई है, मैंने ऑप्शन गलत मार्क कर दी, मैंने वेरिएबल गलत ले लिया, मैंने न्यूमेरिकल में कोई गलती कर दी, या फिर मुझे आता था मैंने जस्ट ऐसे ही गलत कर दिया, या कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है XYZ उसके बिहाइंड। बट देखिए 4-5 बार अपने दिमाग को समझाइए मैंने ऐसे गलत किया था, दोबारा मुझे ये क्वेश्चन दिखा तो आई विल नॉट डू इट इन अ रॉन्ग वे। उसको सही करना है हमेशा। इससे क्या होगा कि आपके इतने सारे मॉक टेस्ट आप दे लोगे तो फाइनल डे क्या होगा, आपकी कोई सिली मिस्टेक बचेगी नहीं और आपका डर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होने लगेंगे। आप ये स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करोगे कि सिली मिस्टेक्स को अलग नोटबुक में लिखना है, और जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, मेक श्योर कि आप अगले मॉक टेस्ट से पहले उन टॉपिक्स को ज़रूर रिवाइज करके जाइए। तो इससे क्या होगा कि आप फाइनल डे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो
ऑल्सो कि लास्ट 2 मंथ्स में बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है कि कैसे होगा, ये सब कैसे होगा। उन सब चीज़ों को सोचने से अच्छा है कि आप क्या करिए कि मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, पहली बार में आपके मार्क्स कम आएंगे, दूसरी बार में मार्क्स कम आएंगे, बट अगर आप उन सबको मार्क्स से नेगेटिव वे में नहीं लोगे, आप उसको इस वे में लीजिए कि हाँ, मैंने एटलीस्ट 180 क्वेश्चंस तो मुझे आते हैं, अगर एग्जाम में इन जैसे कोई भी क्वेश्चन आए मेरे गलत नहीं होंगे। तो आप इनफ मॉक एग्जाम्स दे देंगे तो एट द एंड आपका क्या होगा कि आपको अपनी सारी गलतियां पता चल जाएंगी। हाँ, मुझे इस टॉपिक में इस तरह से गलती हो सकती है, या मैं इस तरह से गलती करता हूँ सिली मिस्टेक में। तो आपको अपनी सारी गलतियाँ, यू गेट टू नो कि व्हाट आर माई वीकनेसेस, व्हाट इज़ माई स्ट्रेंथ, अपने टॉपिक्स पता चल जाते हैं। तो आपको इफेक्टिवली, स्मार्टली आप उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए अपने लास्ट 2 मंथ्स यूटिलाइज करिए। नाउ लेट्स कम टू रिविजन। रिविजन कैसे करना है? जो भी आपका मटेरियल है, जो भी आपके नोट्स हैं, उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि जो बायो की NCERT है, इन लास्ट 2 मंथ्स में आप उनको डेली या 2 या 3 चैप्टर्स डेली रीड करिए। बहुत छोटे से चैप्टर्स हैं और हार्डली उनको 30 to 40 मिनट्स लगेंगे आपको चैप्टर्स रीड करने में, क्योंकि बायो मेक्स 50% ऑफ योर मार्क्स एंड 90 to 95% ऑफ क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम NCERT। तो आप डेली NCERT रीड करिए एंड बायो में यू शुड ऑलवेज एम कि आपके 2 या 3 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि बायो इज सच अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स कम टू एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। एग्ज़ाम स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आपको देखना है कि कैसे मुझे एग्ज़ाम को हैंडल करना है, कैसे मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है, कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले सॉल्व करना है, मुझे कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ये हर किसी के लिए डिफरेंट होती है। तो आप अपना डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हैं अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखिए। आप देखिए कि कौन सी आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। ठीक है, आप 1-2 टेस्ट सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे लिए ये स्ट्रेटजी काम करती है। ठीक है, सो नाउ आई विल शेयर माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस दैट हाउ आई यूज टू अप्रोच द एग्जाम एंड हाउ आई डेल्ट विद द टाइम मैनेजमेंट इशू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि 3 घंटे का एग्जाम है। नेवर एम कि मुझे 3 घंटे में ही फिनिश करना है। अगर आप एम ही 3 घंटे के लिए करेंगे तो आपका एग्जाम कभी भी पूरा नहीं होगा। तो मैं हमेशा क्या करती थी कि मैं सोचती थी कि मेरा एग्ज़ाम 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। एंड मेरा क्या रहता था कि सबसे पहले आई यूज टू सॉल्व बायो एंड देन आई यूज टू सॉल्व केमिस्ट्री एंड देन आई यूज टू सॉल्व फिजिक्स। तो बायो में 30 to 40 मिनट्स में आपके 90 क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू हो जाने चाहिए। मैक्सिमम जो सॉल्व होने वाले हैं आप कर लिए। एंड देन केमिस्ट्री को मैं 30 to 40 मिनट्स देती थी एंड फिजिक्स को 40 to 50 मिनट्स। तो 2 घंटे से पहले मेरा एक फर्स्ट रीडिंग हो जाता था एंड मैक्सिमम जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं हो गए। ठीक है, उसके बाद sit for 5 minutes, relax for 5 minutes, recollect your thoughts and give yourself a very short break and give your mind a break and then start filling your OMR। तो मैं क्या करती थी, 2 घंटे हो गए, मैंने 5 मिनट आराम कर लिया, अब मैं अपनी सारी OMR एक साथ फिल करना शुरू कर देती थी। आराम से 15-20 मिनट लगा के OMR फिल करो, क्योंकि OMR में कोई गलती नहीं चाहिए। OMR में गलती हुआ मतलब आपका एंड पॉइंट पे जो एंड रिजल्ट था वही गलत हो गया। आपने इतनी मेहनत लगा के क्वेश्चन सॉल्व की और OMR ही गलत फिल कर दी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बाद आपके लिए मेरे पास जैसे 2 hours and like 15 to 20 minutes इंक्लूडिंग द OMR, जो मेरे पास 40 मिनट्स बचे हैं, उसमें मैं क्या करती थी कि जो भी मेरे क्वेश्चन छूट गए हैं उनको दोबारा देखती थी और दोबारा सॉल्व करती थी। फर्स्ट रीडिंग में आप ऐसा करिए कि डोंट स्पेंड मोर देन 1 minute ऑन एनी क्वेश्चन इन फर्स्ट रीडिंग, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में तो क्या होगा कि आपके आगे वाले क्वेश्चन छूट जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको जो क्वेश्चन आगे जाके आ सकते थे वो भी आपके रह गए सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से। ऐसा तो है नहीं कि उस क्वेश्चन के आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, एवरी क्वेश्चन के सेम ही मार्क्स हैं। तो आप एक रीडिंग में जल्दी से जल्दी आप सारे क्वेश्चंस करिए और जो नहीं हो रहे सॉल्व, लीव देम बिसाइड, उनको छोड़ दीजिए बाद के लिए सॉल्व करने के लिए। लेट्स कम टू नेगेटिव मार्किंग। एक क्या है कि बच्चों के मन में डर बैठा होता है कि नेगेटिव मार्किंग है, मेरे -1 मार्क्स इसलिए कट जाएंगे।
जब भी आप मॉक एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे हैं, आप ऐसा सोचिए कि नेगेटिव मार्किंग इज़ पार्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम, उसको अलग से पार्ट ट्रीट नहीं करना। आप हमेशा सोचिए कि अगर मेरा कुछ क्वेश्चन गलत हो रहा है तो मेरे सीधा 5 मार्क्स जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे 4 मार्क्स क्वेश्चन गलत होने की वजह से जा रहे हैं एंड 1 मार्क्स ड्यू टू नेगेटिव। सी ऑलवेज ये दिमाग में बिठा लीजिए कि क्वेश्चन गलत होगा तो 5 मार्क्स जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका डर कम हो जाएगा। ऑल्सो क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, जो क्वेश्चंस तो आपसे सॉल्व हो गए दैट आर वेल एंड गुड, जो नहीं सॉल्व हो रहे व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि मेरी कोशिश रहती थी कि आई ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। बट ये हो रहा है जैसे आप कुछ क्वेश्चंस में 2 ऑप्शंस में नैरो डाउन कर पा रहे हैं, आपने 2 ऑप्शंस एक्सक्लूड कर दिए एंड यू आर नैरोइंग डाउन इट टू 2 ऑप्शंस। सो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको सॉल्व कर दीजिए, आप उसको टिक लगा दीजिए। बट अगर आप उसको 3 ऑप्शंस में नैरो डाउन कर पा रहे हैं, यू आर जस्ट एबल टू एक्सक्लूड जस्ट 1 ऑप्शन, आपसे सिर्फ एक ही ऑप्शन एक्सक्लूड हो रही है और 3 ऑप्शंस में आपको डाउट हो रहा है, तो आप इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन, छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को। अगर आपको 2 ऑप्शंस में डाउट हो रहा है तो आप हमेशा लगा के आइए उसको, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 50-50 हो जाता है, चांसेस बहुत हाई रहते हैं कि आपके सही होंगे एंड ओवरऑल आपके मार्क्स नेगेटिव में नहीं जाएंगे। बट अगर आप नैरो डाउन 3 ऑप्शंस पे कर रहे हैं, इट्स वाइज टू लीव देम असाइड। सो दैट्स ऑल व्हाट आई फॉलोड। एंड पर्सनल जो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है ये हर किसी की अलग अलग होती है, तो मेक श्योर यू फाइंड योर ओन वे, यू फाइंड योर ओन वे ऑफ स्टडिंग, यू फाइंड योर ओन वे ऑफ रिवाइजिंग एंड यू सी कि आपके लिए क्या बेस्ट वर्क करता है। आई हैव शेयर्ड माई ओन एक्सपीरियंस विद यू गाइज। So friends, if you like this session, please make sure you hit the bell icon so you do not miss any of our future sessions. Also, click on like and subscribe button